नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विशाल। स्वागत है आपका प्यासी आत्मा चैनल पे, जहां रात की बातें दिन में नहीं होती, जहां रोशनी नहीं बस स्याही बोली जाती है, और जहां जो एक बार कहानी सुन ले वो कभी अकेले सो नहीं पाता। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने अपनी जिंदगी जेल के अंदर बिताई, लेकिन कैदी बनकर नहीं, जेलर बनकर। उसका नाम बाबूलाल है और उसकी ये आप बीती सीधी है पर शांत नहीं, क्योंकि जेल के हर गेट की एक चाबी होती है, लेकिन कुछ दरवाजे ऐसे भी होते हैं जो खुलते नहीं बल्कि अपने आप खुलना शुरू कर देते हैं। इस कहानी में न कोई आत्मा है, न कोई डायन, और फिर भी आप जब इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो शायद खुद को टटोलोगे, कहीं कोई हाथ गर्दन के पीछे न रख गया हो। यह कहानी सुनोगे तो लगेगा बाबूलाल की जुबानी है, लेकिन आखिर तक आते आते तुम खुद से पूछोगे, क्या वाकई ये बाबूलाल ही बोल रहा था? ये कहानी उस सेल नंबर 6 की है जिसे सालों से बंद माना गया, लेकिन जेलर बाबूलाल कहता है कोई वहां रहता था, मैं महसूस करता था। अगर आपके पास हिम्मत है तो बैठे रहिए इस अंधेरे के साथ, क्योंकि जो आगे आने वाला है वो ना कभी रिपोर्ट हुआ, ना रिकॉर्ड, सिर्फ बाबूलाल की जुबानी बचा है। और हां, अगर आप ऐसे किस्सों को सुनने की हिम्मत रखते हैं तो प्यासी आत्मा को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि डर अभी शुरू हुआ है और ये आखिरी सांस तक पीछा नहीं छोड़ेगा। तो चलिए सुनते हैं जेलर बाबूलाल की खुद की जुबानी, वो जो कभी जोर से नहीं बोला पर अब चुप नहीं रह सकता। नमस्ते भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबूलाल है। जिंदगी के 33 साल मैंने जेल की दीवारों के पीछे गुजारे हैं, कैदी बनकर नहीं, जेलर बनकर। इस दौरान बहुत कुछ देखा, कत्ल के आरोपी, दरिंदे, पागल, और वो भी जो गुनहगार नहीं थे, बस समय के शिकार थे। पर इन सब से ज्यादा डर मुझे किसी इंसान से नहीं लगा, बल्कि एक कोठरी से लगा जो न सांस लेती थी न बोलती थी, फिर भी हर रात उसके अंदर कुछ चलता रहता था। ये बात आज से 29 साल पहले की है, जब मेरी पोस्टिंग पाटन जिला जेल में हुई थी। वो जेल बरसों पुरानी थी। भीतर जाते ही दीवारों से एक अजीब नमी रिसती थी, जैसे ईंटों में कुछ छिपा हो, कुछ जो जिंदा है लेकिन कैद है। जेल में हर कोठरी का अपना अलग इतिहास होता है, मगर एक कोठरी ऐसी थी जिसका इतिहास किसी को याद नहीं था, और फिर भी कोई उसके पास नहीं जाता था। सेक्टर बी, आखिरी कोना, कोठरी नंबर 6। दीवारें सीलन से भरी हुई थीं, दरवाजे पर जंग लगे ताले और उस पर चिपका एक पुराना नंबर था। नीचे कुछ खुरचा हुआ लिखा था, जिसे देखना मेरी आंखों को पसंद नहीं आया। जब पहली बार मैं उस कोने तक पहुंचा तो किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैं पलटा, कोई नहीं था, और तब महसूस हुआ वहां की हवा बाकी जेल से अलग थी, थोड़ी भारी, थोड़ी नम और बहुत शांत। इतनी शांत कि उसकी चुप्पी खुद चिल्ला रही थी। गार्ड से पूछा तो सिर्फ सिर झुका लेते थे। कोई उस सेल के बारे में बात नहीं करता, कभी कोई रिपोर्ट नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं। फिर भी हर महीने एक फाइल आती थी और उसके साथ एक चाबी, सेल नंबर 6 की चाबी, जो सीधे मेरी टेबल पर रख दी जाती थी, बिना कोई सवाल पूछे, बिना कोई जवाब दिए। उस रात जब पहली बार वो चाबी मेरी जेब में पड़ी थी तो पूरी रात मेरे कमरे की दीवार से टिक टिक की आवाज आती रही। वहां कोई घड़ी नहीं थी, फिर भी लगा जैसे वक्त नहीं बीत रहा बल्कि पीछे खिसक रहा है। सुबह जब उठा तो टेबल पर वही फाइल रखी थी, हर महीने की तरह, बिल्कुल समय पर। ऊपर लिखा था सेक्टर बी, सेल नंबर 6 पर। अंदर के पन्ने सफेद, खामोश और ठंडे, जैसे किसी ने सिर्फ कागज पलटने के लिए भेजी हो। मैंने सीनियर क्लर्क से पूछा, हर महीने ये फाइल आती क्यों है जब इसमें कुछ होता ही नहीं? उसने बिना मेरी तरफ देखे जवाब दिया, सालों से आ रही है बाबूलाल जी, आनी चाहिए, बस यही नियम है। मैंने कहा, लेकिन क्यों? सीनियर फिर बोला, आप नए हो, वक्त आने दो, खुद समझ जाओगे। उसकी आंखों में जो कुछ था वो डर नहीं था बल्कि आदत थी। उस डर की उसी दिन शाम को मैंने फैसला किया कि खुद जाकर उस कोठरी की हालत चेक करूंगा। गार्ड ने मना किया, सर अंदर मत जाना, ताले तक भी मत जाना। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी। चाबी जेब में डालकर जैसे ही उस कोने की ओर बढ़ा, हल्की हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन जैसे जैसे सेल नंबर 6 पास आया, वो हवा नहीं, किसी का सांस लेने जैसा लगने लगा, जैसे कोई मेरे बेहद करीब खड़ा हो, मुंह बंद हो
पर सांसें छोड़ रहा हो। मैं ताले के सामने रुका। ताले पर हाथ रखा ही था कि अंदर से बहुत हल्के से कुछ खुरचने की आवाज आई, जैसे दीवार पर कोई नाखून रगड़ रहा हो। मैंने कान पास ले जाकर सुना। कुछ भी साफ नहीं था, सिर्फ एक लय में चलती खुरचाहट। और फिर अचानक दरवाजे के नीचे से एक पतली सी लकीर उभर आई। पहले लगा सीलन है, फिर देखा वो गीली मिट्टी थी, बिल्कुल ताजा। उस मिट्टी से सड़ी गंध नहीं, बल्कि कुछ अधूरी याद जैसी चीज महसूस हो रही थी। मैं पीछे हटा और तभी गेट पर निगाह गई, जहां कल तक सिर्फ 6 लिखा था। अब उसी नंबर के नीचे हल्का सा धुंधला चेहरा उभर आया था। न आंख न नाक, बस गीले पपड़ी जैसे उभरे हुए गाल, जैसे दीवार खुद कोशिश कर रही हो किसी को याद रखने की। मैं भागा नहीं, पर उस रात मेरे कमरे में रखी फाइल अपने आप खुली हुई मिली, और उस फाइल के पहले पन्ने पर इस बार कुछ लिखा था, बहुत हल्के धुंधले अक्षरों में, मैं अब भी यही हूं। मैं देर तक उस एक लाइन को देखता रहा। अक्षर कांपते से लग रहे थे, जैसे किसी ठंडी उंगली ने उन्हें उकेरा हो। उन्हें पढ़ते वक्त मेरी आंखें जलने लगीं, और ऐसा लगा जैसे कोई मेरी पीठ के पीछे खड़ा हो, बिल्कुल पास, सांस लेने जितनी दूरी पर। मैंने झट से फाइल बंद की और पहली बार उस चाबी को जेब से बाहर निकाला। वो भारी थी, इतनी भारी कि पकड़ते ही ऐसा लगा जैसे कोई थका हुआ चेहरा मेरी हथेली को देख रहा हो। अगली रात ठीक 2:17 पर मेरी नींद खुली। कमरे में सब वैसा ही था, लाइट बंद, खिड़की आधी खुली। पर उस रात कमरे में एक धीमी खटखट की आवाज थी, ऐसी जैसे कोई पत्थर से पत्थर रगड़ रहा हो। मैंने ध्यान लगाया तो आवाज मेरी टेबल पर रखे ताले जैसी चीज से आ रही थी। पास जाकर देखा, सेल नंबर 6 की चाबी धीरे धीरे खुद ब खुद टेबल पर घूम रही थी, बिना किसी हवा के, बिना किसी कंपन के। मैं हिम्मत करके हाथ बढ़ाया, जैसे ही उंगली लगाई चाबी रुक गई। लेकिन तभी दीवार पर मेरी परछाई के पीछे एक और परछाई हिलती दिखी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन मेरे कानों में कोई धीरे से फुसफुसाया, अब तो आओगे ना। सुबह होते ही मैं फिर उस कोठरी तक गया। इस बार तेज धूप थी, लेकिन उस कोने में रोशनी नहीं पहुंची। गेट के नीचे की मिट्टी अब सूखने लगी थी, पर उस पर पैरों के निशान थे। न अंदर गए न बाहर आए, बस एक ही जगह खड़े हुए पैरों की 2 गीली छापें। मैंने जेब से चाबी निकाली, ताला जंग से भरा था। जैसे ही चाबी लगाई, खटाक की आवाज 3 बार आई। ताला खुला नहीं, लेकिन चाबी अपने आप घूमती रही। और फिर गेट के पीछे से अचानक दीवार पर 3 नाखूनों की खरोंचें उभर आईं, एक लंबी, दूसरी छोटी और तीसरी जो बीच में रुकी हुई थी, जैसे किसी ने दर्द में हाथ खींच लिया हो। मैंने हाथ पीछे खींचा, पर ताले से अब भी मिट्टी गिर रही थी, और उस मिट्टी के नीचे से कुछ काला चमकता सा, जैसे कोई गला हुआ दांत, बाहर गिरा। मैंने उसे छूने की कोशिश की, लेकिन तभी गेट के उस पार से किसी ने गहरी सांस छोड़ी, जैसे कोई इंतजार करते करते थक गया हो। मैं वहीं ताले के सामने झुककर खड़ा था। हाथ अब भी कांप रहे थे, और उस सांस की गर्मी अब तक मेरे चेहरे से चिपकी हुई थी। मैंने जो चीज उठाई थी, वो अगर दांत था तो किसी इंसान का नहीं लग रहा था। उसकी सतह पर हल्की सी नमी थी, जैसे किसी गीली जीभ के भीतर से निकला हो, बिल्कुल ताजा। उसे जेब में डालने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने वहीं छोड़ दिया और धीरे से पीछे हट गया। उस रात मैं अपनी बैरक में लेटा था। कमरा अंधेरा, लेकिन आंखें खुली थीं। छत की ओर देर तक देखता रहा। नींद आने से ठीक पहले मेरे दाएं कान में किसी ने धीरे से फूंक मारी, हल्की मगर पूरी तरह महसूस होने वाली। मैं झटके से उठा, कोई नहीं था, लेकिन मेरी तकिया गीली हो चुकी थी, पसीने से नहीं, किसी और की सांस से, जिसकी गंध अब भी वहां अटकी हुई थी। अगली सुबह ड्यूटी पर पहुंचा तो गार्ड भागा भागा मेरे पास आया और बोला, सर, सेक्टर बी में कुछ हुआ है। मैं तेजी से गया वहीं सेल नंबर 6 के सामने, और देखा गेट अब तिरछा पड़ा था। ताला जंग से ढीला हो चुका था। लेकिन डराने वाली बात यह नहीं थी, बल्कि वो थी, कोठरी के बाहर जमीन पर छोटी छोटी दूब जैसी घास उगाई थी। गर्मी का मौसम था, जमीन सूखी बंजर, लेकिन वहां ताजी गीली हरी घास उग रही थी, जैसे कोई भीतर से मिट्टी को छू रहा हो
जैसे नीचे कुछ सांसें ले रहा हो। मैं देर तक खड़ा रहा और फिर ताला पूरी ताकत से घुमाया। ताला खुल गया। मैंने दरवाजा नहीं खोला, बस ताले को हाथ में लिए वहीं खड़ा रहा और तभी गेट के पीछे से एक बहुत हल्की थपकी सी आवाज आई। ठप, जैसे कोई दीवार के पास खड़ा हो और सिर दीवार से हल्के से टिका दे। फिर वही फाइल रात को कमरे में पहुंची। इस बार मैं कांपते हाथों से उसे खोला और पहले पन्ने पर सिर्फ एक लाइन थी, मैं बाहर नहीं आऊंगा जब तक तुम भीतर नहीं आओगे। फाइल की वो लाइन पढ़ते ही मेरे हाथ ठंडे पड़ने लगे। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन फिर भी कमरा छोटा लगने लगा था, जैसे चारों तरफ कोई बैठ गया हो बिना चेहरों के। अगली सुबह मैंने कोई बहाना नहीं बनाया, सीधे सेक्टर बी में पहुंचा और उस गेट के सामने खड़ा हुआ जो अब बंद नहीं था। बस भीतर झांकने का हौसला चाहिए था। ताला मेरी जेब में था, लेकिन दरवाजा अब हल्के से खुला पड़ा था, जैसे अंदर से किसी ने बहुत धीरे से धक्का दिया हो या बस सांस से धकेल दिया हो। मैंने पहली बार सेल नंबर 6 का दरवाजा पूरी तरह खोला और जो सामने था वो कोई कोठरी नहीं थी, वो एक बंद सांस लेती जगह थी, जिसके अंदर की हवा ठंडी नहीं, गीली थी। दीवारें छूने से पहले ही उंगलियां गीली हो जाती थीं, जैसे दीवारें किसी और की खाल से बनी हो जो अब भी अंदर से धड़कती है। कोठरी के फर्श पर कुछ नहीं था, कोई चटाई, कोई तख्त, कुछ भी नहीं। बस बीचों बीच एक हल्का धुंधला सा गोल निशान था, मानो कोई बहुत लंबे समय तक वहां बैठा रहा हो, बिल्कुल चुपचाप और गीला। मैंने अपने कदम भीतर रखा और उसी पल पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, पर उस बंद दरवाजे पर अब एक नई खरोंच थी, एक लंबी सी लकीर जो अंदर से की गई थी और अब भी थोड़ी थोड़ी बढ़ रही थी, बहुत धीरे। मैंने अंदर चारों तरफ देखा और एक चीज ने मेरा गला कस दिया। दीवार पर एक नाम खुदा था, बहुत हल्के अक्षरों में, सीलन के नीचे छिपा हुआ, बाबूलाल। मैंने कभी इस कोठरी में कदम नहीं रखा था, फिर मेरा नाम यहां कैसे लिखा गया था। मैंने उस नाम को छूना चाहा, लेकिन जैसे ही उंगली पास आई, दीवार के भीतर से कोई हौले से बोल पड़ा, छुएगा तो रह जाएगा। उस आवाज में कोई धमकी नहीं थी, कोई डर नहीं, बस यकीन था कि जो कहा जा रहा है वही होगा। मैं पीछे हटा, लेकिन कदमों के नीचे अब वही गीली दूब फिर से उगने लगी थी। इस बार जमीन में नहीं, मेरे जूतों के अंदर, तलवों के नीचे। मैंने पीछे की दीवार से सिर टिका लिया, आंखें बंद की और बहुत धीमे से एक सांस कान के अंदर घुसी। अब तो आ गए ना बाबूलाल। उस आवाज में कोई झिझक नहीं थी, जैसे उसे पता था कि मैं एक न एक दिन यहीं आऊंगा, इसी जगह, इसी गंध में लिपटा हुआ। मैं वहीं दीवार के पास खड़ा था जहां मेरा नाम उकेरा हुआ था, पर वो नाम मेरे हाथ से छूते ही मिटने नहीं लगा, उल्टा और उभरने लगा, जैसे दीवार भीतर से मेरी यादों को पहचान रही हो। मैंने आंखें बंद की और फिर वही खरोंचने की आवाज, बहुत पास से, बहुत धीमी, मगर बिल्कुल साफ आई। मैंने पलट कर देखा, कोठरी की पिछली दीवार पर किसी ने 3 उंगलियों से कोई आकृति खींची थी। वो अधूरी थी, लेकिन जैसे वो हर रात पूरी होने की कोशिश करती हो। मैंने उस दीवार के पास जाकर ध्यान से देखा। खुरचने के निशान भीतर से आए थे, बाहर की ओर नहीं, मतलब किसी ने दीवार के अंदर से खुरचा था। मेरे माथे से पसीना नहीं, बल्कि एक हल्की सी ठंडी बूंद नीचे गिरी, जैसे सीलन नहीं, किसी की नजदीक सांसें पिघलकर टपक रही हों। और फिर मैंने उस कोठरी में कुछ सुना। शुरू में लगा जैसे कोने में कोई चूहा खिसक रहा हो, लेकिन आवाज चूहे की नहीं थी, किसी का गला था जो बार बार सूख रहा था। मैं वहीं बैठ गया, कमर सीधी, आंखें दीवार पर, और धीरे धीरे आवाजें शब्दों में बदलने लगी। कुछ अजीब आवाजें आने लगी, जैसे वो छोड़कर गया, ताला लगाया, मिट्टी डाली, लेकिन मैं गया नहीं, मैं मरा नहीं, मैं भूला नहीं। अब मैं हिल नहीं पा रहा था। उस फर्श पर मेरे पैर धीरे धीरे धंसने लगे थे, जैसे कोई भीतर से पकड़ रहा हो, मेरी एड़ियों को छूता हुआ। मैंने पूरी ताकत से पीछे हटने की कोशिश की, और जैसे ही खुद को खींचा, मेरे दाएं पैर का तलवा एक पल को बिल्कुल ठंडा पड़ गया, जैसे किसी ने अंदर से हथेली से जकड़ लिया हो, बस एक सेकंड के लिए।
लेकिन वो एक सेकंड मेरी रूह तक को हिला गया। भागकर मैं कोठरी से बाहर आया। दरवाजा फिर से अपने आप बंद हो गया, लेकिन इस बार अंदर से कोई नहीं बोला। बस दीवार से हल्की हल्की थपकी की आवाज आती रही, जैसे कोई अपना सिर दीवार से मार रहा हो, बिना चीखे, बिना रोए। उस रात मेरी जेब में जो चाबी थी, सुबह उठकर देखा वो पूरी तरह काली पड़ चुकी थी, जैसे जला दी गई हो। आग में नहीं, याद में। मैंने उस दिन ड्यूटी नहीं ली, कहीं जाने का मन नहीं किया। बस एक बात मन में अटक गई, सेल नंबर 6 को बंद क्यों किया गया था। मैं नीचे रिकॉर्ड रूम पहुंचा। वहां की दीवारें और भी पुरानी थीं। दीमक खाए रजिस्टर, गीले फोल्डर, जिनमें से कई की स्याही गंध बनकर उड़ चुकी थी। बहुत ढूंढने पर एक फाइल हाथ लगी, जिस पर मोटे काले अक्षरों में लिखा था, इमरजेंसी सीलिंग, सेक्टर बी, कोठरी नंबर 6। रजिस्टर का पहला पन्ना धुंधला था, जैसे किसी ने उस पर उंगलियां रगड़ रगड़ के धुंधला कर दिया हो, लेकिन कोनों में कुछ लाइनें अब भी बची थीं, बहुत हल्की, कांपती हुई, जिस पर लिखा था, कैदी नंबर 303, अनाम, दाखिल, जुलाई 1992। नाम नहीं बताया, बोला, जो अंदर है वही नाम है। पढ़ते ही मेरे हाथ रुक गए। जेल के हर कैदी का नाम रजिस्टर में होता है, लेकिन यह पहली बार था जहां नाम अनाम लिखा गया था। अगले पन्ने पर कुछ बड़े धब्बे थे, स्याही के नहीं, जैसे कागज में किसी की हथेली दबा दी गई हो। उंगलियों के निशान कुछ अंदर की ओर मुड़े हुए थे, जैसे जिसने दबाया हो वो डर से कांप रहा था। पन्ने पलटे तो एक जगह बस एक लाइन लिखी थी, अलग स्याही में, अलग हैंडराइटिंग में। उसने कहा, बाहर भेजो या काट दूंगा खुद को। नीचे छोटा सा नोट, 30 सितंबर 1992। कैदी ने अंदर ही खुद को नुकसान पहुंचाया, बाहर नहीं लाया गया। इसके बाद कुछ भी साफ नहीं था। फाइल के बचे हुए पन्नों पर स्याही नहीं थी, लेकिन जगह जगह से पन्ने सख्त हो चुके थे, जैसे सूखी नहीं, कुछ सोख ली गई हो, खून, गंध या चीखें। लेकिन आखिरी पन्ने पर एक मोड़ा हुआ कोना खुलते ही एक अजीब हरकत हुई। कागज से थोड़ी सी गंध निकली, वही सीलन वाली, वही जो उस कोठरी में थी। और उस कोने पर लिखा था, यह कोठरी अब किसी के नाम की नहीं, अब यह खुद एक कैदी है। मैंने रजिस्टर बंद किया तो मेरे हाथ की उंगलियां नीली पड़ गई थीं। स्याही नहीं थी वहां, लेकिन कुछ था जो मेरे भीतर उतर चुका था। मैं वापस अपने कमरे में गया, लेकिन उस रात कमरे की टेबल पर रजिस्टर फिर से रखा था। मैंने तो नीचे छोड़ा था, लेकिन वो मेरे तकिए के पास रखा हुआ मिला, और उसके ऊपर सीधा मेरी ओर मुंह करके लिखा गया था, तू बाहर नहीं निकल पाएगा बाबूलाल, जब तक वो पूरी कहानी सुन ना ले। उस लाइन ने नींद, भूख और होश तीनों को मुझसे छीन लिया था। अब मुझे समझ आ चुका था, यह सिर्फ एक कोठरी नहीं थी, यह कोई था जो अंदर है और धीरे धीरे बाहर आ रहा है मेरे जरिए। 3 दिन तक मैं कोठरी के पास नहीं गया, लेकिन रोज रात टेबल पर कुछ ना कुछ बदल जाता था। कभी वो काली चाबी खुद से घूमी मिलती, कभी फाइल अपने आप खुली हुई, कभी कुर्सी का मुंह कोठरी की ओर घूमा हुआ, जैसे कोई हर रात मुझे वहां बुला रहा हो, धीरे लेकिन लगातार। तीसरी रात मैं खुद को रोक नहीं पाया। सेक्टर बी पहुंचा और कोठरी नंबर 6 के सामने खड़ा हो गया। इस बार दरवाजा बंद था, लेकिन ताला नहीं लगा था। मैंने दरवाजे की दरार से झांक कर देखा, अंदर अंधेरा था, लेकिन इस बार वो अंधेरा खाली नहीं था, घूरता हुआ था, जैसे कोई मेरी आंखों के ठीक सामने बैठा हो और बिना होंठों के मुस्कुरा रहा हो। मैंने चाबी निकाली, ताले में डाली, लेकिन तभी दरवाजा खुद से खचाक करके खुल गया। मैंने चाबी नहीं घुमाई थी, मैंने भीतर कदम नहीं रखा, बस बाहर से खड़ा रहा और अंदर झांकता रहा। अचानक कोठरी के अंदर की दीवार पर धुंधलापन छटने लगा और एक पुरानी आकृति उभर आई। वो उसी जगह बैठा था, घुटनों में मुंह दबाए, नाक और आंख के बीच कोई जगह नहीं थी, बस एक साया जैसा चेहरा जो ऊपर देखकर हिलने लगा। मुझे लगा वो मुझे देख रहा है, लेकिन उसकी आंखें नहीं थीं। फिर भी मेरे शरीर के अंदर कुछ कांपा, जैसे मेरा कंधा उस चीज से आंख मिला चुका हो जिसे देखने के बाद डर नहीं लगता, होश गायब हो जाती है। मैं पलटा, वहां से जाने लगा, लेकिन 2 कदम भी नहीं चला था कि पीछे से दरवाजा फिर से धप से बंद हो गया, बिना हवा, बिना किसी के। और तभी मुझे एहसास हुआ, मेरे जेब में जो चाबी थी वो अब नहीं थी। मैंने जेबें टटोली, कुछ नहीं,
फिर मेरी नजर गेट के ऊपर गई। वहां जो नंबर 6 लिखा था अब वो 303 बन चुका था। कैदी नंबर 303, वही अनाम, और उसी के ठीक नीचे किसी ने ताजा मिट्टी से लिखा था, अब तेरा नंबर है बाबूलाल। वो लाइन पढ़ते ही मेरा सिर भारी होने लगा। ऐसा लगा जैसे किसी ने पीठ पर हाथ रख दिया हो। हाथ नहीं, कोई वक्त, कोई पुरानी बात। मैं भागा, लेकिन सेक्टर बी से बाहर निकलते ही सामने वो ही रजिस्टर फिर से जमीन पर पड़ा मिला, वही जिसमें 303 की बातें दर्ज थीं। पर अब उसमें एक पन्ना और जुड़ चुका था। उस पन्ने पर स्याही नहीं थी, बल्कि मिट्टी से लिखा गया था, अधूरी कांपती हुई लाइनें। जैसे मैंने मां का नाम पूछा, उन्होंने नंबर दिया। मैंने गुनाह नहीं किया, मैंने बस उसकी नब्ज गिनना बंद कर दिया। सजा उन्हें मिली जो बोले नहीं, मुझे नहीं, क्योंकि मैं तो अब भी बोल रहा हूं। यह किसी मानसिक रोगी की बात लगती थी, लेकिन शब्दों में जो दरारें थीं वो नकली नहीं लगती थीं। 303 कोई अपराधी नहीं था, या तो कोई बहुत गहरा रोगी, या फिर कोई ऐसा जिसे जबरदस्ती अंदर डाला गया था। मैंने उस पन्ने को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उंगली आगे बढ़ी, रजिस्टर की स्याही अपने आप गीली हो गई, जैसे पन्ने रो पड़े हों। मैं उस रात सो नहीं पाया। कमरे की दीवार पर छाया बनने लगी थी, एक बैठी हुई आकृति, घुटनों में चेहरा छुपाए। और जब मैंने बत्ती जलाई, वो छाया नहीं थी, दीवार पर खुदा हुआ दाग था, वही आकृति, ठीक वैसी जैसी उस कोठरी में दिखी थी। अगली सुबह मुझे जेल के सबसे बूढ़े वार्डन ने बुलाया। नाम था धर्मवीर, 40 साल से यहीं था, रिटायर होने वाला था। उसने धीरे से पूछा, सेल नंबर 6 में गए थे? मैंने कुछ नहीं कहा। वो बोला, कभी किसी को वो जगह दिखाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन अब वो खुद बुलाने लगी है। मैं चौंका। तो 303 कौन था? उसकी आंखें नीचे झुक गईं। फिर बोला, नाम कभी नहीं बताया उसने, लेकिन हर रात एक ही बात दोहराता है, जिसने मुझे बाहर भेजा वो अब भीतर आएगा। मैंने पूछा, क्या वो मर गया? धर्मवीर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, उसकी धड़कन बंद हो गई थी, पर शरीर अब भी सांस लेता था। मतलब हमें दफन नहीं करना पड़ा, बस दरवाजा बंद कर देना पड़ा। मुझे समझ आने लगा था, सेल नंबर 6 कभी तन्हा नहीं रही, वो जिंदा शरीर की कब्र बनी रही, जिसका नाम कोई नहीं जानता था, क्योंकि नाम कभी रखा ही नहीं गया था। 303 नाम नहीं, बदला था, और अब कोठरी बदला पूरा करना चाहती थी, उस सिस्टम से, उस चेहरे से जो अब बाबूलाल था। क्योंकि अब ताला मेरे पास नहीं था, अब दरवाजा मेरे लिए नहीं, मुझसे था। धर्मवीर की वो बात मेरे भीतर घंटी की तरह बजती रही। उसकी धड़कन बंद हो गई थी, लेकिन शरीर अब भी सांस लेता था। मुझे अब सब समझ आ गया था। 303 नाम नहीं, एक इंतजार था, जो अब मुझ तक आ पहुंचा था। उस रात मैंने अपने कमरे की सारी लाइटें बुझा दी, चाबी अब मेरे पास नहीं थी, पर फिर भी मैं उठा और सेल नंबर 6 की ओर चल पड़ा, क्योंकि अब बुलावा नहीं, कसम थी। रास्ता खुद ब खुद अंधेरे से भरता गया, लाइटें बंद, हवा थमी हुई, दीवारों पर नमी नहीं, किसी की नजर महसूस हो रही थी। गेट तक पहुंचा तो पाया कोठरी खुली पड़ी थी, कोई ताला नहीं, कोई रुकावट नहीं, बस दरवाजे के किनारे पर किसी ने ताजा मिट्टी से लिखा था, 303 अब तुम्हारे अंदर रहेगा। मैंने भीतर कदम रखा। इस बार कोठरी की दीवारें सांस ले रही थीं, आहटें नहीं, दिल की धीमी धड़कन सी थरथराहट। मैं कोने में पहुंचा, जहां कभी वो आकृति बैठती थी, वहां अब एक और आकृति थी, बिल्कुल मेरी जैसी, घुटनों में मुंह दबाए, सर झुका हुआ, पर चेहरा नहीं दिखता, जैसे मैं खुद अपने सामने बैठा हूं और मुझे ही देखने आया हूं। मैंने उसे छूने की कोशिश की, और उसी पल कोठरी का दरवाजा खुद से बंद हो गया। धड़ाम! अब अंधेरा पूरी तरह घना था, हवा रुक गई थी, लेकिन मेरे भीतर कुछ धीरे धीरे कांपने लगा। वो आकृति धीरे से सर उठाती है, और पहली बार चेहरा दिखता है, लेकिन वो चेहरा मेरा ही था। सिर्फ आंखें नहीं थीं उसमें, बस गहरे गड्ढे, सांस लेते हुए। और फिर उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से मेरी ओर देखा और बोला, अब बाहर तू जाएगा या मैं? मैं चीखना चाहता था, पर गले से आवाज नहीं निकली, क्योंकि उस पल मुझे एहसास हुआ मैं अब अकेला नहीं था। 303 अब मेरे भीतर उतर चुका था। सुबह जेल में हलचल थी। सेक्टर बी का पूरा हिस्सा बंद कर दिया गया, क्योंकि कोठरी नंबर 6
एक बार फिर से अंदर से बंद मिली थी, लेकिन इस बार दरवाजे की दरार से किसी की आंखें दिख रही थीं, जो पलकें नहीं झपका रही थीं, बस घूर रही थीं। वार्डन धर्मवीर ने 2 दिन बाद इस्तीफा दे दिया और जब आखिरी बार जाते हुए पीछे मुड़ा तो देखा सेक्टर बी की दीवार पर किसी ने ताजा मिट्टी से लिखा था, बाबूलाल अब नहीं रहा, अब वो सिर्फ 303 है। तुमने अभी अभी जो कहानी सुनी वो एक जेलर की जुबानी थी, बाबूलाल की। लेकिन ठहरो, सोचो, अगर बाबूलाल कोठरी नंबर 6 में गया था और कभी लौट कर नहीं आया, तो फिर ये कहानी सुनाई किसने? वो जो बोल रहा था वो बाबूलाल नहीं था, बल्कि वो था जिसने बाबूलाल की आवाज ले ली। वो था कैदी नंबर 303, जिसकी मौत कभी लिखी ही नहीं गई थी। शरीर बाबूलाल का था, लेकिन कहानी किसी और की। अब वो कोठरी बस एक कमरा नहीं रही, वो अब खुद एक जिंदा कैदी है, जो हर उस शख्स को बुलाती है जो सुनना चाहता है और फिर उसे हमेशा के लिए चुप कर देती है। तो सोचो, जो आवाज अभी अभी तुम्हारे कानों में आई, वो क्या वाकई बाबूलाल की थी? अगर इस कहानी ने तुम्हारे रोंगटे खड़े कर दिए हों, तो अब अगली डरावनी आप बीती सुनने के लिए तैयार रहो। सब्सक्राइब कर लो प्यासी आत्मा चैनल को, क्योंकि अगली बार कहानी शायद तुम्हारी हो।